This is me Punesh Kumar Temre, and in today's class we have to go for part 3 of merge sort. So basically we have divided merge sort into 3 different topics, and under these topics we have studied in part 1 what will be the stepwise illustration of merge procedure. In part 2 we have studied stepwise illustration of merge sort, and in today's class, that is part number 3 of merge sort, we have to go for detailed analysis of merge sort. So now, as far as today's class is concerned, we have to go for analysis of merge sort. So basically, merge sort works correctly if number of elements are even. यानी अगर आपको array अगर दिया और उस array में number of elements अगर आपके even number में है, तो फिर merge sort exactly proper तरीके से वर्क करेगा. क्यों? क्योंकि हर बार आपका array जो है exactly same elements में same size के सब array में divide होते जाएगा. और सेम साइज के सब array में जब डिवाइड होता है तो फॉर दैट रिकरेंस रिलेशन फॉर मर्ज सॉर्ट इज गिवन एज t of n will be equals to theta of 1 if n will be equals to 1. Otherwise it will be twice tn by 2 plus theta of n if n is greater than 1. तो सबसे पहले तो हम ये रिकरेंस रिलेशन क्या है ये समझ लेते हैं कि t of n यानी आपके पास एक्चुअल अगर प्रॉब्लम दिया है और अगर आपके पास n यानी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन टू यू, तो अगर आपके array में सिंगल एलिमेंट दिया है तो फिर उस पर्टिकुलर array को सॉर्ट करने के लिए आपको कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम यानी थीटा ऑफ 1 में आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. मींस इट विल टेक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. बट अगर आपका इनपुट सिंगल साइज का नहीं है, मोर देन वन साइज का है, तो फिर डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करते जाना पड़ेगा. और डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी के हिसाब से ये array को मल्टीपल अरेज में आपको डिवाइड करना है. यहाँ पे मल्टीपल के लिए नहीं आते, सिंगल प्रॉब्लम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 सब प्रॉब्लम्स, और दोनों सब प्रॉब्लम्स जो रहेंगे उनका इनपुट साइज जो है वो 50% से रिड्यूस हो जाएगा. इसलिए t ऑफ n अगर आपके पास प्रॉब्लम दिया है तो t ऑफ n को हम डिवाइड फेज के हिसाब से दो अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं. इसलिए यहाँ पे आपको ट्वाइस t ये वाला टर्म दिख रहा है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम जो था वो हमारे इनपुट साइज n का था. तो अभी हमारे जो सब प्रॉब्लम्स बनेंगे, सब प्रॉब्लम का साइज n/2 हो जाएगा. तो दैट्स व्हाई जब कभी भी हम रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को कॉल करते जाएंगे तो n साइज का प्रॉब्लम दो अलग अलग सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो जाएगा, जबकि दोनों सब प्रॉब्लम का साइज n/2 रहेगा. एंड आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें कॉन्कर करना पड़ेगा. तो कॉन्कर जब कर रहे हैं तो आपके पास सिंगल इनपुट के टोटल n प्रॉब्लम्स रहेंगे, और n प्रॉब्लम्स को अगर आपको कॉन्कर करना है तो कॉन्कर करने के लिए आपको जो कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ n. एंड दैट्स व्हाई पूरी रिकरेंस को अगर हम देखते हैं तो पूरा रिकरेंस आपका देखेगा t of n is equals to twice t n/2 plus theta of n if n is greater than 1. And now what we have to do, we have to solve this particular recurrence by one of the technique. अब किसी भी टेक्निक से सॉल्व करते वक्त इस पर्टिकुलर रिकरेंस 1 को अगर हम केयरफुली देखेंगे तो रिकरेंस 1 कहीं ना कहीं हमें लॉगरिथमिक रिकरेंस दिख रहा है. देख सकते हैं आप, t of n will be equals to twice t n/2 plus theta of n. और इस रिकरेंस को अगर सॉल्व करना और ये रिकरेंस अगर लॉगरिथमिक रिकरेंस है तो इसके लिए बेस्ट मेथड जो रहेगा वो रहेगा मास्टर थ्योरम. देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व द रिकरेंस इन इक्वेशन 1 बाय मास्टर थ्योरम. वैसे ही इस पर्टिकुलर रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं. बट अगर जल्द से जल्द अगर हमें रिकरेंस सॉल्व करना है तो लॉगरिथमिक रिकरेंस को सॉल्व करने के लिए बेस्ट सुटेबल टेक्निक जो होती है वो होती है मास्टर थ्योरम. दैट्स व्हाई वी हैव टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिकरेंस बाय मास्टर थ्योरम. So here, whenever we have to solve any recurrence by master theorem, and recurrence will be of course of logarithmic type, so then we have to apply these 3 steps. ये तीनों steps है. Step 1, identify the values of a, b and f of n. Then we have to compute left hand side and right hand side, and after that we have to identify the cases from case 1, case 2 and case 3 of master theorem, and accordingly we have to go for computation of complexity. तो ये पूरा का पूरा मास्टर थ्योरम का फ्लो चार्ट है और इसी फ्लो चार्ट को भी हमें अप्लाई करना है. तो देयरफॉर वी हैव टू गो फॉर स्टेप 1. तो हियर वी हैव स्टेप 1, आइडेंटिफाई द वैल्यूज ऑफ a, b एंड f ऑफ n. तो हमारा गिवन रिकरेंस कौन सा है? तो गिवन रिकरेंस है t of n is equals to twice t n/2 plus theta of n. And now what we have to do, we have to compare this recurrence with general template of master theorem or general template of logarithmic recurrence. तो जनरल टेम्पलेट ऑफ लॉगरिथमिक रिकरेंस क्या है? t of n is equals to at n by b plus f of n. ये हमारे लॉगरिथमिक रिकरेंस का जनरल टेम्पलेट या फिर जनरल इक्वेशन होता है. और इस जनरल फॉर्मेट के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो आप ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 2
value of b will be equals to 2 and f of n will be equals to theta of n, that is nothing but 1. And therefore what we have, a is to b is equals to 2 and f of n will be equals to 1. And now लॉगरिथमिक रिकरेंस तब रहेगा जब ये की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए, हमारे पास 2 है यानी परमिसिबल वैल्यू, और b की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू दिख रही है 2, एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से गिवन रिकरेंस इज अ लॉगरिथमिक रिकरेंस एंड देयरफॉर वी कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर रिकरेंस बाय मास्टर थ्योरम. तो अब इस रिकरेंस को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करना है, तो वी हैव टू गो फॉर स्टेप 2. अब स्टेप 2 में हमें कैलकुलेट करना है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या रहेगा, तो हियर लेफ्ट हैंड साइड इज n रेज़ टू द पावर log e टू द बेस b, जबकि राइट हैंड साइड जो रहेगा दैट विल बी f ऑफ n. तो ये 2 है और b का वैल्यू 2 है, इसलिए हमारा ये इक्वेशन ये वैल्यू बन जाएगा n विल बी इक्वल टू log 2 टू द बेस 2, और log ऑफ 2 टू द बेस 2 की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी. देयरफॉर यहाँ पे n रेज़ टू पावर 1 इस तरह का कैलकुलेशन होगा, n रेज़ टू पावर n 1 इज नथिंग बट n. राइट हैंड साइड में अगर जाते हैं तो राइट हैंड साइड दिया है हमारे पास f ऑफ n, और f ऑफ n हमारे इक्वेशन में थीटा ऑफ n था और थीटा ऑफ n का मतलब n है. देयरफॉर हियर वी आर गेटिंग राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू n. तो अभी स्टेप 2 जो हमारा था जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैलकुलेट करना था, दोनों का वैल्यू हमें यहाँ पे n मिल रहा है. नाउ वी हैव टू गो टू स्टेप 3. स्टेप 3 कहता है आइडेंटिफाई द केस फ्रॉम केस 1 केस 2 एंड केस 3 एंड कंप्यूट द कॉम्प्लेक्सिटी. अब केस 1 केस 2 या केस 3 जो है ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में बड़ा कौन है ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है. और अभी हमने सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड जब कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू मिली थी n, राइट हैंड साइड जब कैलकुलेट किया था तो उसकी वैल्यू मिली थी n. तो हियर वी कैन सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो जब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब होता है तो कौन सा केस एप्लीकेबल रहेगा, तो हमें सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम के लिए जाना है. सिंप्लीफाइड मास्टर थ्योरम कहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जब रहेगा तो आपका मास्टर थ्योरम का केस 2 एप्लीकेबल होता है. अगर लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है राइट हैंड साइड के मुकाबले तब केस 1 एप्लीकेबल रहेगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड छोटा है राइट हैंड साइड के मुकाबले में और रेगुलरिटी कंडीशन जब ट्रू होती है तो हमारा केस 3 एप्लीकेबल होता है. तो एज फार एज गिवन प्रॉब्लम इज कंसर्न, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का वैल्यू सेम है दैट इज n, और जब दोनों का वैल्यू सेम होता है तो केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम एप्लीकेबल होता है. और केस 2 ऑफ मास्टर थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी विल बी गिवन बाय t ऑफ n विल बी इक्वल टू थीटा ऑफ LHS इनटू log n. तो नाउ वी हैव टू अप्लाई दिस, और ये अप्लाई करने के बाद एज वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n, right hand side is equals to n, therefore case 2 of master theorem will be applicable, and according to the case 2 of master theorem t of n will be given by theta of LHS into log n. Now what we have computed LHS will be equals to n, therefore t of n will be equals to theta of n log n. So in this way if we are applying master theorem for the recurrence relation for merge sort, then we are getting the complexity equals to theta of n log n. Therefore finally what we can say, that yeah, as if we are going for analyzing the merge sort, then its recurrence relation will be given by t of n is equals to twice t n by 2 plus theta of n. If n is equals to n is greater than 1, otherwise it will be theta of 1 if n is equals to n, n is equals to 1. And if we are solving this particular recurrence by master theorem, then we are getting the complexity as t of n will be equals to theta of n log n. तो therefore finally हम ये कहेंगे कि मर्ज सॉर्ट को अगर हम एनालाइज करने के लिए जाते हैं तो मर्ज सॉर्ट को एनालाइज करने के बाद मर्ज सॉर्ट की असिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो रहेगी दैट विल बी इक्वल टू t of n will be equal to theta of n log n. So this is all about the complete analysis of merge sort. Thank you.